पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सविन डॉजंगल पे पहुंचने के साथ ही जिंसी के इलाज में लग गया था, लेकिन ये पोइजन जिंसी के अंदर काफी सालों से था और इसीलिए जिंसी के अंदर से इस पोइजन को निकालने में सविन को भी प्रॉब्लम हो रही थी। अब 2 से 3 दिन तक ऐसी ट्रीटमेंट करने की वजह से जिंसी की बॉडी में काफी सुधार आ गई। जिंसी सविन की तरफ नजर करते हुए एक डीप आवाज में बोलते हैं, मिस्टर सविन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके इस फेवर को हमारा माउस ट्रैप कभी भी नहीं भूलेगा और अगर आपको भविष्य में किसी भी तरह से मदद चाहिए होगा तो आप हमारे माउस ट्रैप में आ सकते हैं। इस नोवेल की स्टार्टिंग में सविन को हम देखते हैं सुकी बोलता है, अगर मैं अपने अंदर की पोइजन दुकी को पूरी तरह से रिफाइन कर लूँ तो मेरी एनर्जी में काफी बूस्ट होगी, जिस वजह से मेरी पावर भी काफी बढ़ जाएगी, लेकिन ये करना मेरे लिए भी काफी मुश्किल है। ये सब सोचते हुए सविन परेशान हो जाता है। कुछ दिनों तक सविन डीमन पोइजन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेता है, लेकिन फिर भी वो जानकारी लेने के बावजूद उस पर कोई था, क्योंकि सविन को पता था कि उसकी कोई भी गलत हरकत उसकी जान ले सकती थी। सविन अपने सामने वाले इंसान को देखते हुए अपने मन में बोलता है, अच्छा हुआ मैंने डॉजिंग में ब्रेक थ्रू कर लिया, नहीं तो इस व्यक्ति के अंदर से पोइजन एक्सपेल करने में मुझे काफी प्रॉब्लम होता। और फिर उसकी नजर जा चुकी थी अपने सामने वाले इंसान पे, जो कि अभी तक काफी हद तक रिकवर हो चुका था। जिनसे एक टब से निकलते हुए महसूस करते हैं कि उनकी बॉडी से काफी हद तक फायर पोइजन रिकवर हो चुका है। इसके साथ ही साथ उनकी लाइफ सोर्स भी बढ़ चुकी है और इसके अलावा उनकी पावर थी वो भी बढ़ चुकी है। ये सब महसूस करते हुए उसके चेहरे पे एक स्माइल आ चुका था, जिसके बाद उसकी नजर जाती है अपने सामने वाले व्यक्ति पे, तो अपने आप ही उनके हाथ कप हो गए थे। वो अपने सामने वाले इंसान से कहते हैं, मिस्टर सविन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे पता है तुम्हारे इतने बड़े फेवर के लिए सिंपल थैंक्स काफी नहीं है और इस एहसान को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भविष्य में कोई भी कठिनाई हो तुम यहाँ पर आकर मुझे ढूंढ सकते हो, मैं तुम्हें से वादा करता हूँ मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, यहाँ तक कि अगर तुम्हारे पीछे फेंगटियान भी पहुंच गया तो तुम यहाँ पर आ सकते हो। फेंगटियान तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि सविन को पता था कि थंडर पवेलियन की पावर माउस ट्रैप से थोड़ी सी अधिक है, लेकिन इसके बावजूद माउस ट्रैप का हेड यानी कि जिंसी ऐसा कह रहे हैं और जिंसी के फेस को देखने से ऐसा सविन को लग रहा था कि वो पूरी तरह से सीरियस है, जिस वजह से सविन के भी चेहरे पे एक स्माइल आ चुका था। सविन समझ चुका था जिंसी जो भी कह रहा है वो मजाक नहीं कर रहा, बल्कि वो इसके बारे में पूरी तरह से सीरियस है। सविन एक स्माइल के साथ अपने स्टोरिंग से 2 जेट बोतल निकालते हुए जिंसी को देता है और उससे कहता है, मैं कल जा रहा हूँ और इसके साथ साथ ये कुछ लिक्विड है जो कि आपको ठीक करने में मदद करेगी और इतने दिन में आपके साथ रहा हूँ जिस वजह से आपको पता चल चुका होगा कि आपको इसे कैसे लेना और इसकी मदद से आप अपने आप को पूरी तरह से रिकवर कर लेंगे, क्योंकि अब आप एक हद तक रिकवर हो चुके हैं, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी हेवनली फ्लेम की इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। सविन की बातों को सुनने के बाद जिंसी हैरान हो गए थे। वो कहते हैं, तुम कल जाने वाले हो? अब उसकी बातों पे सहमति जताते हुए सविन अपनी मुंडी को हाँ मिलाता है। सविन 4 पवेलियन के इस कंपटीशन को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता था, वो वहाँ पर जाकर फेंगजी से बात करना चाहता था, इसलिए सविन को 4 पवेलियन कंपटीशन में जाना ही था। सविन की आंखों को देखकर जिंसी समझ चुके थे कि सविन यहाँ पर नहीं रुकने वाला और इसीलिए जिंसी भी उससे रोकने की कोशिश नहीं करते। वो उन दोनों बोतल को अपनी स्टोरिंग में रखते हुए उससे कहते हैं, अगर तुम्हें जाना हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन अगर तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ तो तुम यहाँ पर हेवनली मोनट पूल पे आ सकते हो और मुझे ढूंढ कर तुम मुझसे बातें कर सकते हो। अब कुछ समय ऐसी बातें करने के बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक रूम पे आ गया, जहाँ पर अभी के समय एक फिगर बैठा हुआ था और उस भी के समय उसका ऊपर का कपड़ा हटा हुआ था, जिस वजह से उसकी बॉडी साफ साफ देखा जा सकता था और ये फिगर और कोई नहीं बल्कि सविन था। उसकी नजर डीमन स्पोर्ट पोजीशन पे जाती है, जहाँ पर कई तरीके के की थी और ये चीज ऑफकोर्स वही सील थी जिसे लेटर फेरी डॉक्टर ने लगाया था ताकि सविन को इससे दिक्कत ना हो और वो डीमन स्पोर्ट पोइजन सविन के अंदर कैद हो जाए। लेकिन धीरे धीरे करते हुए ये सील भी कमजोर हो रही थी, जिस वजह से सविन को टेंशन होने लगती है। इस पोइजन को हटाने के लिए सविन के पास 2 रास्ता था, पहला तो एक डॉसोंग और दूसरा रास्ता था तीसरी हेवनली फ्लेम को ढूंढना और अभी के समय सविन इस दोनों चीजों में से कोई भी चीज नहीं कर सकता था। लेकिन सविन इस चीज को महसूस करता है कि वो इस पोइजन के सामने पहले जैसा हेल्पलेस नहीं है। सविन डीमन स्पोर्ट पोजीशन को देखने के बाद कुछ सोचने लग गया था। अब कुछ समय ऐसे रहने के बाद सविन एक फैसले पे आता है और एक निर्णय लेने के साथ ही सविन ने अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया था और अपनी हेवनली फ्लेम को डीमन स्पोर्ट पोजीशन की चारों तरफ लपेट देता है, क्योंकि सविन अभी जो करने वाला था उससे वो पोजीशन उसकी बॉडी पे इफेक्ट न कर दे। ये सब सोचने के साथ ही सविन इसके लिए पूरी तरह से एग्री हो गया था। सविन अपने मन में कहता है, इस पूरी पोजीशन को एक साथ ही रिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि इस पोजीशन को धीरे धीरे करते हुए रिफाइन
करूं। ये सब सोचने के साथ ही सवन ने उस सील को थोड़ा सा तोड़ दिया और इस कारण से उस सील के अंदर से धीरे धीरे करते हुए काफी पॉइजन निकल रही थी। सुकी लगातार उस सील को तोड़ने की कोशिश कर रही थी ताकि वो सवन को एक झटके में मार दे, लेकिन वो पॉइजन ऐसा करने में असफल हो जाती है क्योंकि उसके आसपास हेवनली फ्लेम थी और इसी कारण से वो पॉइजन ऐसा करने में नाकामयाब हो जाती है। सवन एक गहरी सांसें लेते हुए अपने मन में कहता है, अच्छा हुआ मैंने डाओजुंग पे ब्रेक थ्रू कर लिया, नहीं तो अगर मैं ट्रू डाओजुंग नहीं बना होता तो ये पॉइजन तो मेरी जान ही ले ली थी। ये कहने के साथ ही सवन ने एक डीमन स्पिरिट पॉइजन के एक भाग को अलग कर दिया ताकि उसे रिफाइन करके अपनी दुकी में कन्वर्ट कर सके। सवन जल्दी से उस डीमन स्पिरिट पॉइजन के छोटे से भाग के आसपास अपनी हेवनली फ्लेम को डाल देता है ताकि उस पॉइजन को जल्द से जल्द अपनी दुकी में कन्वर्ट कर सके। सवन ने पहले भी डीमन स्पिरिट के छोटे से पॉइजन को रिफाइन किया था, लेकिन उस समय वो डाउनवांग पे था और इसी कारण से सवन को उस समय काफी समय लगा, लेकिन अभी के समय वो पूरी तरह से श्योर हो चुका था कि वो इस पॉइजन को काफी आसानी से रिफाइन कर सकता है। ये कहने के साथ ही वो अपने हेवनली फ्लेम के साथ उस पॉइजन दुकी को रिफाइन करने लग गया और कुछ समय के अंदर वो पॉइजन दुकी पूरी तरह से प्योर एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी थी। उस प्योर दुकी को देखने के साथ ही सवन के चेहरे पे स्माइल आ चुका था। सवन को पता था कि ये पॉइजन काफी खतरनाक है, लेकिन इसके साथ ही साथ उसके लिए एक टॉनिक भी है। अगर सवन इस पूरी पॉइजन को रिफाइन कर लेता है तो उसे पूरी तरह से विश्वास था कि वो डाओजुंग को थर्ड स्टार पे पहुंच जाएगा। सवन फ्लेम मंत्र की मदद से उस पॉइजन को कंट्रोल करने लगता है और साथ ही साथ उससे अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम कर लेता है और कुछ समय के अंदर वो दुकी उसकी बॉडी के अंदर जा चुकी थी। जब सवन महसूस करता है कि उसकी थोड़ी बहुत पावर बढ़ चुकी है और वो एक गहरी सांसें लेते हुए उसके चेहरे पे स्माइल आ चुका था। सवन अपने मन में फिर से एक बार बोलता है, मैं अगर ऐसे करता रहा तो ये पॉइजन की पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी, जो कि आने वाले समय में इस पॉइजन को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाऊंगा। ये कहने के साथ ही सवन फिर से ऐसा करने लगता है। अब पूरी रात ऐसे करने की वजह से सवन की पावर काफी बढ़ जाती है और सवन को ऐसा करते करते सुबह हो जाती है और सुबह को रोशनी से उसकी आंखें चुनने आने लगती है। में सवन अपनी पॉइजन को देखते हुए कहता है, मैंने पूरी रात भर अपनी पॉइजन को रिफाइन किया, लेकिन इस चीज की वजह से उस पॉइजन पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसकी वजह से मेरी पावर में जरूर बढ़ोतरी हुई है। सवन एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, डाओजुंग पे हर एक स्टेज को बढ़ाने में काफी पावर की जरूरत होती है और मैं जितना 3 महीने में कल्टीवेशन करने वाला था उतनी पावर मुझे एक रात में मिल गई। सचमुच ये मेरे लिए काफी बेनिफिट है। ये सब सोचते हुए सवन के चेहरे पे एक प्यारी से स्माइल आ गई थी। सवन फिर से कहता है, डाओजुंग को अपनी पावर को बढ़ाना सचमुच काफी मुश्किल बड़ा काम है, तभी तो मैं सोचूं फर्स्ट एल्डर ने इन 4 सालों में अपनी पावर क्यों नहीं बढ़ाई, क्योंकि उन्हें अपनी पावर को बढ़ाने में काफी मेहनत लगती है। सवन ये सब कहते हुए अपने कपड़े को पहन लेता है, फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है, आज मुझे यहाँ से निकलना होगा क्योंकि उस कंपटीशन को शुरुआत होने में कुछ दिन बाकी है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मुझे वहाँ पर पहुँचने में काफी समय लग जाए। अब अगर आप सभी को याद नहीं है तो मैं आप सभी को बता दूं, सवन उसी जगह की बातें कर रहा है जहाँ पर चारों सेक्ट का हेड आने वाली है, यानी कि थंडर पवेलियन के अंदर। अब ये कंपटीशन थंडर पवेलियन में क्यों हो रही है ये सवन को आगे पता चलेगा। कुछ ही समय के अंदर सवन ने अपने सारे सामान को एक जगह इकट्ठा कर लिया था, फिर वो दरवाजा खोलते हुए बाहर जाता है जहाँ पर उसकी नजर बाहर के 2 गार्ड पे जाती है। अब सवन को आता देख वो दोनों उनसे ग्रीट करते हैं। दूसरी तरफ हम सवन को देखते हैं जो कि उन्हें भी ग्रीट करते हुए आगे बढ़ चुका था और जैसे सवन अपने एक कदम आगे बढ़ाता है तो वो एक चोटी पे आ चुका था जहाँ से पूरा हेवनली माउंटेन देखा जा सकता था। सवन हेवनली माउंटेन की तरफ देखते हुए कहता है, ये सचमुच काफी ब्यूटीफुल है। सवन जब ये कह रहा था तो उसे कुछ महसूस होता है जैसे कि उसकी तरफ कोई आ रहा हो। अब ये महसूस करते हुए उसके चेहरे पे एक स्माइल आ चुका था। वो पीछे मुड़ते हुए कहता है, फाइनली आप आ चुके हैं, मैं आप दोनों का ही इंतजार कर रहा था। अब दूसरी तरफ हम उन दोनों फिगर को देखते हैं जो कि माउस ट्रैप का एल्डर और दूसरा जिंसी थे। जिंसी सवन से पूछते हैं, लिटिल ब्रदर क्या तुम यहाँ से जा रहे हो? अब ये सुनकर सवन उससे कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ काम है जिसे जल्द से जल्द निपटाना होगा। अब ये सुनने के साथ ही जिंसी उससे कहता है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं, अगर तुम्हें किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत आई तो तुम यहाँ पर आ सकते हो। जितना हो सके हम तुम्हारी उतनी मदद करने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुम इस बात का ध्यान रखना कि हम तुम्हारे साथ हैं। अब उनकी बातों को सुनने के बाद सवन अपने गर्दन को हाँ में हिलाते हुए उससे कहता है, फ्यूचर में अगर मुझे समय मिला तो मैं यहाँ पर जरूर आना चाहूंगा। सवन की इन शब्दों को सुनने के बाद जिंसी और माउस ट्रैप के एल्डर के पास कुछ ऐसे शब्द नहीं थे कि जिससे वो सवन को यहाँ पर रोक सके, इसलिए वो दोनों अपने हाथ को कप करते हुए सवन से कहते, अब हम तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करेंगे और हम ये प्रे करेंगे तुम्हारा जर्नी अच्छे से हो। ये कहने के साथ ही वो उनके चेहरे पे एक स्माइल आ चुका था। उन दोनों को मन था कि यहाँ से सवन कुछ दिनों तक ना जाए, लेकिन उसके एक्सप्रेशन को देखते हुए वो दोनों भी समझ चुके थे कि सवन का कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए उसे रोकना काफी मुश्किल होगा। अब पलक झपकते उन सभी की नजरों से सवन उजड़ हो चुका था। जब वो दोनों अपनी आंखें झपकाते हैं और सवन देखते तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब वहाँ पर सवन नहीं था। वो दोनों समझ चुके थे कि सवन यहाँ से निकल चुका है। दूसरी तरफ हम सवन को देखते हैं जो कि हेवनली मॉनेट से निकलने के बाद एक जगह पे आ चुका था
अभी के समय सावन के पीछे कोई भी विंग्स नहीं थे, वो बिना विंग्स के भी फ्लाई कर सकता था। इसके साथ साथ सावन को याद था कि उसे उस विंग्स को एक्टिवेट नहीं करना, क्योंकि अभी के समय वो भले डॉज पे ब्रेक थ्रू कर लिया हो, लेकिन अगर उस टाइप के लोगों ने उसे देख लिया उस विंग के साथ तो वो जरूर जान से मारा जाएगा। अब साविन यहाँ पर इसलिए रुका था क्योंकि उसे नहीं पता था कि आखिर थंडर पवेलियन कहाँ पर है। इसलिए साविन अपनी स्टोरिंग से उस जगह का मैप निकालने के साथ ही उस जगह को सर्च करने लगता है। अब उस जगह को देखने के साथ ही साविन हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जगह यहाँ से काफी दूर थी। साविन कहता है ये थंडर पवेलियन तो यहाँ से काफी दूर है, लगभग मुझे काफी दिन लगेंगे वहाँ पर पहुँचने में। लेकिन फिर भी अभी के समय साविन डाउजिंग पे ब्रेक थ्रू कर चुका था, जिस वजह से अब वो इस सफर को 4 दिन में कंप्लीट कर सकता था। साविन एक गहरी सांस लेते हुए कहता है अगर मैंने ब्रेक थ्रू नहीं करता तो मुझे 10 से 1 महीना लग सकता था। ये कहने के साथ ही साविन थंडर पवेलियन की तरफ शूट हो जाता है। अब साविन को लगेंगे थंडर पवेलियन पहुंचने में 4 दिन, और इसीलिए साविन जब तक ट्रेवल कर रहा है तब तक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ थंडर पवेलियन के बारे में। सेंटर प्लेस के पूरे रीजन में स्टर्न विंड लाइटिंग पवेलियन काफी पावरफुल है। ऐसा नहीं है कि थंडर पवेलियन शुरुआत से ऐसा था, उन्हें थंडर पवेलियन को खड़ा करने में काफी पावरफुल लोगों का सामना करना पड़ा था, तब जाकर थंडर पवेलियन का इतना नाम हुआ। और जैसे जैसे थंडर पवेलियन काफी बड़ा होता गया उसी तरह काफी पावरफुल लोगों ने उसे चैलेंज करने की हिम्मत की, लेकिन आखिरकार वो सभी हार गए, जिस वजह से थंडर पवेलियन काफी पावरफुल बन चुका है। और अब उनके 4 ब्रांचेस भी मौजूद है, और जहाँ पर ये कंपटीशन होने वाला था वो थंडर पवेलियन का हेडक्वार्टर था। अब ये जगह थंडर पवेलियन का हेडक्वार्टर तो ऑफकोर्स यहाँ पर काफी पावरफुल लोग होंगे जो कि इसे गार्ड करने के लिए तैयार होंगे। और अब बात कर लेते इस कंपटीशन के बारे में, तो इस कंपटीशन के थ्रू ये सभी इसके बारे में बताना चाहते हैं कि वो सभी अभी भी काफी पावरफुल हैं, और ये कंपटीशन सिर्फ यंग जनरेशन के लिए था, जबकि और इस कंपटीशन में बाहर के भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनके भी कुछ रूल्स थे। अब इनके रूल्स क्या था ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा।